ओजोनोलिसिस इतना इतना बड़ा है कि मैं लास्ट क्लास में खत्म तो कर दिया था, बट आई वांट कि मैं कुछ इसका पार्ट आपके साथ जरूर लूं। ठीक है, सो अब आप बोर्ड पे देखिए, आपका टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का फायदा क्या है, मैं इसको रियल लाइफ में कहां अभी इमीडिएट सोच सकती हूँ यूज करने की। पहले मेरी क्लास मेरे को बताए, किसी टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड दे रखा है, उसमें अनसैचुरेशन है या नहीं है, ये कैसे पता चलता था? ब्रोमीन टेस्ट से, ब्रोमीन विद CCl4। ठीक है, राइट, तो याद हो गया फलक ये तो जैसे ये याद हो, मैं तुम्हें आज सारी टर्म्स याद कराती हूँ। अब इसके बाद अगर तुमसे अगला सवाल पूछें कि मेरे पास दो ऐसे एल्कीन्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जिसमें हमें पहले से ही पता है दोनों ने ब्रोमीन टेस्ट दे दिया है, यू विल फाइंड सच क्वेश्चन इन क्लास 12th मोर, क्योंकि 11th में इतनी वैरायटी नहीं है हमारे पास रिएक्शंस की। और आपसे पूछा जाए वो डबल बॉन्ड प्लेस्ड किधर है, उसकी लोकेशन क्या है, इज इट पेंट 1 इन और पेंट 2 इन, वो तुम कैसे कंफर्म करोगे? तुम उन दोनों का ओजोनोलिसिस करोगे, प्रोडक्ट्स डिफरेंट आएंगे। तो यानी डबल बॉन्ड है ये BR बता के चला गया, लेकिन हमारा सवाल है डबल बॉन्ड है कहां। तो आपके सामने बोर्ड पे मैंने दे रखे हैं कि अगर किसी का, ये स्कूल पेपर का क्वेश्चन उठाया पहले मैंने, फिर मैं अपनी DPP का ऑब्जेक्टिव उठाती हूँ कि, और इसमें काफी ट्रिक्स आएंगे, बड़ा इजी प्लेन क्वेश्चन माना जाता है इसको। अगर इसके अंदर मैं आपको कह रही हूँ ये दो एल्की सॉरी ये एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बन रहा है, ऑल ऑफ यू हैव अ लुक क्या बन रहा है। एक तो ये बन रहा है 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एक ये बन रहा है 4 कार्बन का कीटोन, यानी कुल मिला के एल्कीन में 6 कार्बन होंगे। तो इसका जुगाड़ मैंने क्या ढूंढा, ऑल्दो बहुत लोग ढूंढ चुके हैं मेरे सामने, बट क्योंकि मैंने क्लास अभी स्टार्ट की है तो मैं इसका सबके साथ लूंगी दिस। मैंने इसको एल्डिहाइड को ऐसे ओपन कर दिया, CHO को, और जहां पर ये 2 O लगे हुए थे इनको उड़ाया, और इनकी जगह मैंने क्या किया, शौर्य मैं भी देखती हूँ आपका आंसर बच्चे, एक सेकंड। ठीक है, सो इसमें मैंने क्या दिया, CH3 CH, देखिए ये डबल बॉन्ड O उड़ाया था, ये वाला डबल बॉन्ड O उड़ाया था, जहां से मैंने डबल बॉन्ड O उड़ाया वहां पर मैं पाई बॉन्ड बना दूंगी। तो उन दो सी के बीच में आप बिंदास पाई बॉन्ड बनाइए, ये रहा पहला सी जिसपे मेरे को पाई बॉन्ड बनाना है, लेट्स चेक, ये वो सी जिसपे मेरे को डबल बॉन्ड ओ तोड़ा था, ये दूसरा सी, इन्हीं दोनों के बीच बॉन्ड बनना चाहिए मेरे प्रोडक्ट में, तो मैं अपने प्रोडक्ट में इन्हीं दोनों के बीच बॉन्ड बना रही हूं। तो सी नंबर 1 मेरे पास ये है जिसपे एक CH3 और एक H लगा हुआ था, लगा दिया। सी नंबर 2 मेरे पास ये है जिसपे एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ इथाइल लगा है। मुझे बताइए हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स, क्या यही प्रोडक्ट बनेंगे या मैं कुछ मिस कर रही हूं, कुछ और भी बनेगा? प्रोडक्ट मतलब मेरा आंसर, आई एम सॉरी, द एल्कीन इज दिस ओनली, या कोई और एल्कीन भी हो सकता है जो सेम प्रोडक्ट दे? सिस्ट्रांस, यस यस। यहां पर मैंने बनाने के बाद सोचा मुझे ऐसे बनाना ही नहीं चाहिए था, जब ये ऐसे बना दो ना तुमको आंसर दिख जाता है। तो बिवेयर कि हम ऑप्शंस में देंगे पेंट, ये कितने, इसका UPSC नेम भी कुछ लोग मुझे दे रहे थे, मैं उस पे भी आऊं, राइट। तो मैं ऐसे बना देती हूं जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपने एल्कीन यहां पर सिस बनाया है, ट्रांस बनाया, दोनों से ही ये पॉसिबल था। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज आ जाती है, कुछ लोग IUPAC नेम देने की कोशिश कर रहे थे, और आज के टेस्ट में अगेन आई एम चेकिंग योर IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो मेरे ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट या ओजोनोलिसिस का रिएक्टेंट या कुछ होगा, आई एम चेकिंग दैट टफेस्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर, जहां पर हमने पॉलीफंक्शनल किया था और हमें ये बताया गया था एल्डिहाइड को कब फॉर्माइल लेते हैं, एल्डिहाइड को कब ऑक्सो लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को कब ऑक्सो और कीटो लेते हैं। आई एम गोइंग टू चेक ऑन दैट। और जिन लोगों ने अभी पॉलीफंक्शनल वाला नॉमेनक्लेचर नहीं किया है वो उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो अब इसमें आप लोग मेरे को नाम दे रहे थे तो कहीं से मेरे को 1 मिथाइल सुनने को आया था, विच इज रॉन्ग। ठीक है, 1 पे कभी मिथाइल नहीं होता, 2 आगे आप कर लेंगे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए इसके नाम के आगे सिस और ट्रांस लिखा हो, दोनों आपके लिए ऑप्शन होंगे। तो ये मैंने स्कूल के हिसाब से ले लिया। अगर मैं NCERT की बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखूं ना तो उसमें दे रखा है एक एल्कीन है ऐसा जिससे दोनों सेम एल्डिहाइड बने हैं, सर्टेनली वो सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। और उन्होंने ये भी नहीं दिया हुआ NCERT बैक एक्सरसाइज में कौन सा एल्डिहाइड बन रहा है, उन्होंने लिखा है वो एल्डिहाइड जिसका मोलर मास 48 है। शायद सोचना 48 मोलर मास, 48 या 44 मुझे याद नहीं आ रहा, किस कौन से एल्डिहाइड का मोलर मास ये हो सकता है, अप्रॉक्स 48, मेरे को 48 से याद है कुछ कुछ। NCERT बैक एक्सरसाइज का चेक करो, किसका मोलर मास 48 होगा, कौन से एल्डिहाइड का? देखो इसका तो नहीं होगा, मैं लिख देती हूँ,
अंदाज से। CH3 CHO का कितना होगा मोलर मास? कितना आ रहा है? 44, फिर 44 ही होगा, मेरे को गलत याद होगा, मतलब इसी के आसपास है कुछ क्वेश्चन में। तो दो एल्डिहाइड बन रहे हैं जिसमें दोनों का मोलर मास, ना एल्डिहाइड भी नहीं, कार्बोनिल, दो कार्बोनिल कंपाउंड बन रहे हैं फलाने फलाने एल्कीन के ओजोनोलिसिस से, जिसका मोलर मास 44 है। अब अटक गए हम, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, क्या होगा जसकरण? 44 मोलर मास का एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा? कीटोन कौन सा होगा कंफ्यूजन के लिए? नहीं, एल्डिहाइड तो मैंने बना ही रखा है, लेकिन हमें पता है ना ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं। क्वेश्चन में अगर यूं दे दिया जाए जो दे रखा है, एक्चुअली कितना अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, कि एक एल्कीन के ओजोनोलिसिस से दो कार्बोनिल कंपाउंड बने और दोनों का मोलर मास 44 है, तो या तो ये हो सकता है दोनों एल्डिहाइड है, या हो सकता है दोनों कीटोन है, या हो सकता है एक एल्डिहाइड एक कीटोन है। तुम, और कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, तो कीटोन तो इसका हो ही नहीं सकता, इसीलिए एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिया हुआ था। अब तुम्हारे सामने मैं एक ले आई ग्लायोक्सल, जो लास्ट क्लास में मैंने कॉमन नेम याद कराया था। सेम लॉजिक में इसके साथ लगाऊं तो क्या होगा? मैं इरेज नहीं कर रही, मैं सीधे लॉजिक लगा रही हूं। यहां होंगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड, इसको मेरे को नीचे लिख दूं क्योंकि मैं अपने लिए आसान करने के लिए लिख रही हूं, अगला कोई मेरे को आसान करके नहीं देगा। तो यहां पर अगर मैं कर दूं तो ये हुआ मेरे पास, इस वाले CHO को मैं रिमूव कर दूं, तो बनाओ अपनी अपनी कॉपीज में ये क्या है। एंड मुझे पता है मेरे चैट बॉक्स में कुछ कुछ आया हुआ है, बट अभी मैं थोड़ा मल्टीटास्किंग में उतना देखना नहीं चाह रही। रीजन बीइंग मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं पढ़ा रही हूँ। यस नदीश आ गया? हाँ मैं वेट कर रही हूँ, देखो मेरे साथ मेरी हेल्प करो। CH डबल बॉन्ड CH, सही कर रही हूँ? नहीं, आई डोंट थिंक, हाँ मैं नहीं कर रही, ठीक बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने तो क्या किया, यहां बना दूं? नहीं, नहीं चलेगा। इस वाले डबल बॉन्ड को लॉजिकली मेरे को इससे जोड़ना चाहिए, है ना? तो आ, इस तरह से जोड़ दूं क्यों नवनीत, शिखर, इस तरह से जोड़ दूं। और इस वाले C पे क्या है? CH3, बिल्कुल ऐसे अनाड़ियों की तरह जोड़ा करो, गलती ना हो। उसके बाद CH2 CH2, उसके बाद लास्ट बचे ये दोनों, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, अभी मेरे को एक C और लिखना चाहिए शायद, CH दिस, यानी कि बने तो बच्चों दो ही हैं, बट डबल बॉन्ड भी दो हैं। तो नो रट्टाफिकेशन हेयर कि एक डबल बॉन्ड टूटता है तो दो एल्डिहाइड बनते हैं, दो कीटोन बनते हैं, तो दो टूटेंगे तो चार बनने चाहिए। बाय चांस दोनों के दोनों प्रोडक्ट आर बाय फंक्शनल। बाय फंक्शनल का मतलब क्या है? दो साइड फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। हाँ जी, क्या मैंने CHO को, अच्छा मैंने CHO के 2 लिखा है, यस। तो फिर इसको ओपन अप करो, गुड पॉइंट आउट, दैट्स व्हाट आई सेड ना। अब मेरे बच्चे बड़ा अच्छा करने लग गए हैं यार, गुड अन्य। तो एक और लिखना पड़ेगा अब मेरे को। अब मैं इसी में कहा एडजस्ट करना है, चेक। अब मेरे को एक और एल्डिहाइड ग्लायोक्सल मैंने लिखा है, क्या सोच के लिखा है पता नहीं, बट अब है तो कराओ सेट। कहां करूं? अब ये 3 सोचो, वो भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है? मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया था ना, अब मैं क्या करती हूँ, बीच में कहीं भी इसको ज्वाइन कराना है इन सिंपल टर्म्स, क्या प्रॉब्लम है? लो देखो एक बार सभी लोग, इस वाले को मैं वापस ऐसे लिख देती हूँ और इसको ये मैंने ऐसे लिख दिया। सो वी आर जस्ट चेंजिंग आवर क्वेश्चन लाइक दिस। अब क्या करना है? अब इन दोनों को जोड़ दो, इधर इन दोनों को जोड़ दो, बाकी तो है ही, दो कार्बन और घुस गए, एक डबल बॉन्ड और घुस गया। हंशिका क्लियर हुआ ही बच्चे? तो इस तरह से आप जोड़िए। प्रीवियस में तो ये किया था मैंने, मैं आपके सामने इसको दोबारा कर रही हूं। चेक ऑन CH सिंगल बॉन्ड CH, इसको फिर इससे जोड़ना है, डबल बॉन्ड C, और इसके साथ लगा हुआ है CH3। फिर ये देखो शेप पे मत जाना अभी, राइट? फिर इसमें यहां पर CH2, इधर इसको इसके साथ जोड़ना है तो एक और CH, फिर एक और CH, और इसको इसके साथ जोड़ना है, डबल बॉन्ड। शेप पे मत जाना प्लीज, मैंने तो सिर्फ जो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रबल क्रिएट कर सकती थी कर दी आपके लिए।
तो वो कार्बन के कितने नंबर का रिंग है, कितने डबल बॉन्ड है, दैट इज योर ओन हेडेक, कि ये साइक्लोऑक्ट बना है, साइक्लोहेप्ट बना है, जो भी बना है। क्लियर? तो अब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, अगर इतने कॉन्फिडेंट हो कि रफ में ऐसे खोल खाल के कर लोगे, कोई नहीं देख रहा। क्लियर मिथिलेश? राइट एवरीवन? प्रिया? सो अब आपके पास ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट से एल्कीन जनरेट करने का सबसे गंदा एग्जांपल मैंने ले लिया। आपने सिर्फ मेरे को बताना है इसके ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बताइए। ये आ जाएगा आपके पास। बताओ जी, ओजोनोलिसिस, 2 ओजोन दिए, 2 बार ओजोन दिया, और वो जिंक वगैरह जो देते हैं विद वाटर, तो क्या करना है? शॉर्टकट मेथड, यहां डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहां डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, बाकी जुड़े रहने दीजिए। तो वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, घबराना नहीं है उससे, उसको देख के तड़ाक से वही करो जो हम करवा रहे हैं, शॉर्टकट। बस उसको ऐसे का ऐसे शेप अपनी रफ कॉपी में बनाई, बाकी कोई चीज नहीं तोड़ोगे आप। राइट? यहां पर CHO, यहां पर CHO एंड सो ऑन, फिर बाकी आप कर लोगे। मतलब जो चीज जुड़ी हुई है बच्चों, उसको गलती से भी तोड़ना नहीं। ठीक है? ये आगे का काम आप अपने आप कर लेंगे। सो दिस इज हाउ ओजोनोलिसिस का। एंड अब एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, यही लिखवाया मैंने आपको। तो डाइईन्स है तो क्या फर्क पड़ता है? वही डबल बॉन्ड टूटना है। ये कुछ स्पेशल है, और एक अकेली स्लाइड है 12th तक भी। इट इज समथिंग स्पेशल। पहले समझिए बस इतना ही लिखने को, फिर लिखेंगे। तो अगर आप देखें, मैंने कॉन्जुगेटेड डाइईन लिया है, फिर चाहे वो ब्यूटाडाइईन हो, चाहे वो हेक्साडाइईन हो। डाइईन का मतलब यहां पर मैंने ऊपर लिख दिया है, अगर 2 बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हैं, तो आपस में सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हैं, तो आप वही काम करो जी। HBr दिया, एक इक्विवेलेंट, अक्सर आप क्वेश्चन में देखेंगे एक इक्विवेलेंट लिखा हुआ, मतलब एक ही HBr एट अ टाइम अटैक करने को मैंने अलाउ किया। तो वो किसी भी एक डबल बॉन्ड को टारगेट बना लो, मर्जी है। अभी तो सिमेट्रिकल सा दिया, कभी भी आपको आए, आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। किसी भी एक डबल बॉन्ड को आपने टारगेट बना लिया, तो अगर इस डबल बॉन्ड को टारगेट बनाया, तो हमें पता है मार्कोनिकोवली एडिशन जाएगा, और यहां पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां तो कार्बोकेटाइन बनाती तो प्राइमरी होता। आई होप एवरीवन कैन सी। इस वजह से जब ये कार्बोकेटाइन बना, इसमें कोई शिफ्ट की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, है ही नहीं आसपास शिफ्ट करने का स्कोप। लेकिन इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी तो है। रेजोनेंस से तो कोई नहीं बच सकता। द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट एवर, इस पॉजिटिव कैटायन को डीलोकलाइज करने के लिए थोड़ी देर के लिए पाई बॉन्ड ने अपने आप को ऑफर कर दिया। उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया? यहां आ गया, एंड इट कीप्स ऑन रेजोनेटिंग। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? इसके बीच का हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है एक्चुअली। कभी डबल बॉन्ड यहां, कभी डबल बॉन्ड यहां। और जब ये 2 पॉसिबिलिटी आई, तो कभी डबल बॉन्ड अगर यहां आया इस स्टार पे, तो मेरे को ब्रोमीन यहां मिलेगा, और कभी डबल बॉन्ड यहां आया इधर बीच में, तो मेरे को कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा, ब्रोमीन। अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी गट फीलिंग क्या है, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है? बीच वाला। टर्मिनल एल्कीन तो हमने पढ़ ही लिए, थोड़े कम स्टेबल होते हैं, और बीच में जो एल्कीन आते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एक जुगाड़ है ये, वैसे झूठ है ये बात, इस जगह लगती नहीं, लेकिन एक जुगाड़ है कि बच्चे को याद करना हो तो बच्चा तो अपना ये भी लेके चल सकता है, लेकिन उससे फंसते कहाँ है मैं वो भी बताऊं। पहले मैं वो जुगाड़ बताऊं जो अक्सर बच्चे लगा के काम चला रहे होते हैं, और फिर टपाक से एक दिन नेगेटिव हो जाता है कि पक्का यही बनेगा मैम, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट यही वाला बनेगा। तो अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर देखूं, इस सीन में देखिए 1 2 3 4, H कहां लगा? पोजीशन नंबर 4 पे, और Br कहां लगा? पोजीशन नंबर 1 पे। इसको कहते हैं 1-4 एडिशन। 2 डबल बॉन्ड होंगे तो एक चीज रीएजेंट की अगर पोजीशन 1 पे लगेगी ऑफ डबल बॉन्ड, तो दूसरी चीज हमेशा पोजीशन नंबर 4 पे लगेगी, ये मेजर होगा। लेकिन माइनर की पॉसिबिलिटी को मैं रूल्ड आउट नहीं कर सकती। लेकिन हमने जो इसकी वजह से जो इसके लिए रीजन ढूंढा, वो सरासर गलत है। अब वो रीजन समझिए, ऐसा क्यों हुआ, 2 प्रोडक्ट क्यों बने? रेजोनेंस की वजह से बने, पहली बात। मेजर ये क्यों बन गया? मेजर ये क्यों नहीं बना? वो एल्कीन की स्टेबिलिटी पे इसका रीजन हम नहीं दे सकते। तो हम किस पे रीजन देते हैं? एक्चुअली अगर मैं आपसे एक बात कहूं, बहुत बार बात बता चुकी हूं, बट बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इजी है। अगर ये था डायमंड और ये था ग्रेफाइट, डायमंड का थर्मोडायनेमिक्स से अगर मैं देखूं, ग्रेफाइट में बनना स्पॉन्टेनियस है।
डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना थर्मोडायनेमिक्स मेरे को बताता है स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि ग्रेफाइट की एनर्जी कम है, वो ज्यादा स्टेबल है, डायमंड की एनर्जी ज्यादा है, वो कम स्टेबल है। आप उसको आग में फेंकिए, वो ग्रेफाइट बनना तय है उसका, यानी वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है। तो आप देखिए, आपको अभी तक थर्मोडायनेमिक्स ने ये बता दिया कि ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। डेल्टा जी की वैल्यू ने तो और क्लोज कर दिया। एक एस्पेक्ट बचा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन की स्पीड। होगा तो सही, लेकिन इसका रेट निहायत स्लो है। इतना स्लो है कि इट विल टेक फ्यू डेज या फ्यू आवर्स, डायमंड के केस में मिलियंस ऑफ इयर्स। तभी कह देते हैं डायमंड इज फॉरएवर, ऑल्दो थर्मो डजंट से दिस। थर्मो से इसका तय है ये ग्रेफाइट में बनेगा, लेकिन काइनेटिक्स भाई एक ऐसी सड़क है जो पॉसिबल है, लेकिन उस सड़क के बीच में इतने ऊंचे ऊंचे बैरियर लगा दिए कि वो ट्रक थियोरेटिकली तुमने सोचा यहां से यहां पहुंच जाएगा, लेकिन बीच में ऐसे दो बैरियर आ गए, ट्रक उसको पार करने में 200 साल लगा देगा। कर लो तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स किस दिन काम आएगी। बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स डू नॉट टॉक अबाउट मैकेनिज्म, डू नॉट टॉक अबाउट कौन सा रास्ता पकड़ा हुआ है इसने। रास्ते की बात करता है कौन? काइनेटिक्स। कि वो रास्ता जिसमें बम्प्स है ही नहीं, जिसके अंदर आपके स्पीड ब्रेकर्स है ही नहीं, वो 2 मिनट में तय हो जाएगा। और जो रास्ता थर्मो कह रहा है तो सही जी पॉसिबल, ये भी बनना चाहिए बराबर 50-50%। ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, लेकिन इसको टाइम बहुत लग गया, इट टुक लॉट ऑफ टाइम। तो यहां पर प्रोडक्ट मुश्किल से 5 या 10 या 20% पहुंच पाया। जितनी देर में इसको ये सड़क चलने में लग गया, उतनी देर में ये उस सड़क को बहुत जल्दी पार कर गया, क्योंकि इसका रास्ता बिना स्पीड ब्रेकर्स के था। स्पीड ब्रेकर इज अ साइंटिफिक टर्म जो हम केमिकल काइनेटिक्स में अगले साल यूज करेंगे। तो इस वजह से मेजर ये हुआ। लेकिन अगर आप दे दो हाई टेम्परेचर, दबा के आपने टेम्परेचर दे दिया, तो मेजर ये हो जाएगा। यानी आपने उसके वो जो स्पीड ब्रेकर्स थे उसको पार करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी लगा दी। सो सी व्हाट आई हैव रिटन। लो टेम्परेचर पर, वेट, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने गलत बोल दी जल्दबाजी में। पहले इतना नोट करिए, फिर मैं नोट कराती हूँ। अभी टेम्परेचर वर्ड मत नोट करिएगा, पहले इसको नोट करिए। हमेशा 1-4 एडिशन मेजर है, लेकिन अगर मेरे को 1-2 एडिशन मेजर ढूंढना है तो कहां, वो मैं लिखवाती हूं। तो तब पता लगा थर्मोडायनेमिक्स के डाटा को कलेक्ट किया, कोई तो मेरे को रीजन दे, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल रीजन नहीं आ पा रहा था। फिर किसी थर्मोडायनेमिक्स के डाटा से पता चला भाई डेल्टा जी इसका नेगेटिव है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, होना चाहिए। तो फिर मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आ गए जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हुए भी नहीं होते। सबसे बढ़िया डायमंड ग्रेफाइट जो मैंने सहारा लिया अभी। तब पता चला जो फैक्ट डायमंड ग्रेफाइट में लग रहा है वही यहां लग रहा है। फिर हम गए काइनेटिक्स पढ़ने वालों के पास। आप अगले साल पढ़ेंगे कि रेट कैसे निकालते हैं, सिंपल मैथ्स है उसमें। उन्होंने रेट निकाल के दिया कि भाई इसका रेट फास्ट हो गया। ये बनना मुश्किल था, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसको नदीश प्राइमरी की निगाह से मत देखो। ये प्राइमरी होते हुए भी रेजोनेंस की वजह से बहुत स्टेबल है। अदरवाइज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में तुम क्या करते हो, ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है, डोंट सी इट एज प्राइमरी एट ऑल, ये सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। सो बट पॉइंट ये है कि इसका आंसर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे कोई लॉजिक ही नहीं है, दे ही नहीं सकते, उल्टा जाएगा। अगर मैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखूं, बाय एवरी मीन ये ज्यादा स्टेबल है। एलाइलिक होने के साथ साथ सेकेंडरी है, बाय एवरी मीन ये ज्यादा स्टेबल है। बट व्हाट आई वांटेड इज इस पे डिस्कशन ना हो, बट यू पीपल लैंड अप देयर, इट्स ओके। ये वो केस है जहां इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी नहीं डिसाइड कर रही। ये वो केस है जहां पर मेरे को काइनेटिक्स और थर्मो ने लाके दिया कि बेटा होना तो यही चाहिए था बाय एवरी मींस, बट हुआ ये 20%। क्यों? इसके रास्ते में बैरियर बहुत तगड़े आ गए। काइनेटिक्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया, थर्मो ने इसको सपोर्ट किया। तो ये वाली बात जरूर लिख लीजिएगा। और इसी तरह से असर्शन रीजन में पूछी गई है, 1-4 प्रोडक्ट इज मेजर बिकॉज इट इज काइनेटिकली फेवर्ड, काइनेटिकली स्टेबल और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। इट इज काइनेटिकली स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली इट इज नॉट स्टेबल। नोटेड? इतना समझ आ गया शौर्य? आपका भी वो जो कनेक्शन इशू का था अब वो भी गैप भर गया, आई होप। चलिए परफेक्ट। तो मैंने आपको अब एल्कीन पूरी तरह से क्लोज करा दिया।
यही दो चीजें थी, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स सोच रखा था। अगर बच्चे डाउट सेशन में ऐसे सवाल पूछेंगे ही नहीं तो हम 1-2 एडिशन नहीं कराएंगे आज, 1-2-1-4 लास्ट 31 जनवरी वाली क्लास में करा दूंगी। बट आई फाइंड बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आई पिक दीज 2 थिंग्स। अब आ जाता है सबसे छोटा पार्ट इस चैप्टर का, एल्काइंस। काफी कुछ एल्कीन्स के बेसिस पर होगा। आई होप इंदर तुमने लेक्चर देख लिया हो, अर्जुन तुमने भी देख ही लिया, तो अब काफी कुछ सेम 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 डू आने वाला है। फिर भी एल्काइन के बारे में सबसे आज तक एल्काइन का पास्ट ईयर्स जब भी आप देखोगे जेई नीट के एक ही कैटेगरी क्वेश्चन पूछा गया है। थक गए हम पढ़ा पढ़ा के, लेकिन पूछते एक ही हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। सो लेट मी पुट मोर एफर्ट देयर। तो अब आपके पास एल्काइन, सबसे छोटा एल्काइन ये लिखा मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम अगर आप लोग देखें तो 2-2 पाई बॉन्ड है मेरे पास, ये और ज्यादा एक्सपोज होने चाहिए, राइट। अगर मैं एल्कीन के मुकाबले की बात करूं तो ये और ज्यादा एक्सपोज होने चाहिए। हम तो सोचते हैं लो जी पहले तो सिर्फ एक पाई बॉन्ड था, अब 2 हैं और ज्यादा टूटेंगे, ये तो और रिएक्टिव होना चाहिए। नहीं, क्या गड़बड़ हुई इसमें वो भी बात करते हैं। पहले जीओसी में इसके बारे में क्या पढ़ के आ चुके हैं, आइसोमेरिज्म। अगर जीओसी में मैं आपको कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला केस देती थी तो डीबीई कितना आता था, 2। इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड है, वो 2 डबल बॉन्ड अलग अलग भी हो सकते थे, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था। तो उस हिसाब से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या तो पोजीशन आइसोमर होगा, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल दी, पेंट 1 आइन की पेंट 2 आइन, या रिंग चेन, राइट। आपको पता है रिंग एक डीबीई ले लेगा और एक डीबीई पाई बॉन्ड ले लेगा। या फिर फंक्शनल, भाई ट्रिपल की जगह आप 2 डबल लगा दोगे तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया ना, सफिक्स बदल गया, इन की जगह आइन आ गया। एंड फॉर्चुनेटली स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कोई और आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं होता। तो लिख लीजिए, कभी नहीं होता। अगर मैं बात कर रही हूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एल्काइन में, इट इज नॉट पॉसिबल। देखो मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं सिर्फ अंदाज से लिख रही हूँ, फिर भी पास पास लिख रही हूँ। इस हैंडराइटिंग को मैच करना, मैं भी वैसे ही लिख रही हूँ, राइट। सो नॉट पॉसिबल एट ऑल। यहां तक किसी को कोई चीज ना रिकलेक्ट हुई हो तो बताइए एल्काइंस का इंट्रोडक्शन। हम इसमें स्ट्रक्चरल होता है बस स्टीरियो नहीं होता ना, वही तो मैंने कहा, स्टीरियो हो ही नहीं सकता, ट्रिपल बॉन्ड प्लेनर है बेटा। यस मैम ट्रिपल बॉन्ड प्लेनर हो गया, आपको ज्योमेट्री का अंदाजा है, लीनियर हो गया, तो मैं क्या अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, या मैं क्या लेकर आऊंगी, सिस्ट्रांस ग्रुप ही एक एक जुड़ा है, खुद ही सोच के देख लो। कोई किसी दुनिया का किसी तरह का स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हो, रोटेशन वाला, कन्फॉर्मर्स आप पढ़ चुके हो, सिस्ट्रांस, दोनों ही नहीं हो सकता। तीसरा जो अब तक आपने नहीं पढ़ा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो भी नहीं हो सकता। तो फॉर्चुनेटली इसीलिए सबसे छोटा है इस पार्ट का, ये मतलब इस चैप्टर का सबसे छोटा पार्ट यही है। इसको हमेशा लास्ट में प्रिपेयर करना, जब कभी भी आप टेस्ट या रिवाइज करोगे, शुड बी द लास्ट थिंग प्रिपेयर्ड, बिकॉज इसमें है ही कुछ नहीं। चल सकते हैं आगे बालकों, चलिए। अब मेरे पास सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। नोट करिए और बताइए मेरे को पढ़ाना चाहिए इसको, इसमें हो क्या रहा है, प्रोसेस का नाम। आज जपजी क्यों नहीं आई, घर गई हुई है? अच्छा वो चली गई है, ठीक है, बताया तो था उसने, बट कहा था मैं ऑनलाइन लगाऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। यस बताओ प्रोसेस क्या है ये, बाकी लोग बताइए, मेरे को बताना चाहिए कि क्या किया है मैंने। और फलक सिर्फ नाम बताएगी, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, क्या क्या निकल रहा है। एक H और Br। अगर मैंने दो इक्विवेलेंट अल्कोहलिक KOH के लिए, तो दूसरा भी निकलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, रिमूवल मतलब डी, हाइड्रो हेलोजिनेशन। और अब तक आपको याद हो गया होगा इसका एक फिक्स रिएजेंट है, दिस, राइट, इसका फिक्स रिएजेंट। क्लियर एवरीवन? और उससे क्या बन गया मेरे पास, एक एल्काइन। तो इसके भी 2-3 रिएक्शन गलती से आपकी DPP 5 में चले गए थे, जो मैंने अभी डाउट सेशन में कह दिया था मत करो, क्लास में आ जाएगा, था ही कुछ नहीं और है ही कुछ नहीं, डाउट पूछोगे भी नहीं आप। अगर आपने 2 इक्विवेलेंट KOH दिया, ठीक है, KBr और H2O निकलेगा। लेकिन इस रिएक्शन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एफिशिएंसी बहुत खराब है, यील्ड बहुत पुअर है, मेरा खर्चा इतना हो गया और पता चला एल्काइन 40% भी नहीं बना, वेस्टेज है, जो भी कह लीजिए, बीच एल्कीन के रास्ते में रुक गए बहुत सारे।
इसकी यील्ड इतनी पुअर है कि मेरे को इंडस्ट्री के लिए या लैब के लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा। चेक ऑन दिस ऑल्टरनेटिव। आज की डीपीपी में जो गई हुई है पहले से, आज की मतलब डाउट सेशन की, वैसे तो अभी मिली है आपको, उसमें एक इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था जो मैंने अभी डाउट सेशन में छुड़वाया था कि NaNH2 आने दो, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलना, ये डाउट ही नहीं होना चाहिए था। अब फिर से देखिए मैंने आपको क्या दिया, एक एल्काइल हैलाइड। तो एल्कीन की प्रिपरेशन में हम क्या करते थे, एल्काइल हैलाइड देख के एल्कोहलिक KOH देते थे और उससे Br और Cl, मैंने बड़ा चुन के एग्जाम्पल लिखा है, दोनों हेलोजन अलग, कि पहला मॉलिक्यूल निकालोगे तो कौन सा निकालोगे, गुड लिविंग ग्रुप तो Br ही है, बॉन्ड वीक है। मेरे पास ऑप्शन इसका भी था बट मैंने किसको निकाला, HBr को, तो पहले तो ये बनेगा। इस पे भी आप देखेंगे आपको लिखा मिलेगा A और B और 4 ऑप्शन होंगी A एंड B रिस्पेक्टिवली R। तो यहां पे आपने देखा पहले तो ये बना। उसके बाद यील्ड पुअर है, अगर आप इसको एल्कोहलिक KOH देते हैं, एल्कोहलिक KOH एक अच्छा बेस है लेकिन इतना अच्छा बेस नहीं है कि एल्कीन से भी HCl निकाल पाए। तो यहां पर आई नीड मच स्ट्रॉन्गर बेस, मेरे को और ज्यादा तगड़े बेस की जरूरत थी, तो मैं वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लेकर आई। अब काफी स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत मेरे को पड़ गई, क्योंकि ऊपर वाले स्टेप्स में जो लास्ट स्टेप था दूसरा एल्कोहलिक KOH, वो काम नहीं कर पा रहा था जो एक्सपेक्टेड था। क्लियर है भव्या यहां तक? अब स्ट्रॉन्ग बेस जो मैं लेकर आई वो ये लेकर आई, NaNH2, ठीक है, NaNH2 विद लिक्विड अमोनिया। इसको कई तरीकों से लिखा हुआ आप देखोगे, समटाइम आप देखोगे सोडियम इन अमोनिया, बात वही है, अमोनिया के साथ सोडियम ने रिएक्ट करके बनाना वही है NaNH2। क्योंकि अमोनिया सॉल्वेंट है, बहुत सारा होता है, इसीलिए लिक्विड अमोनिया नीचे लिखा हुआ है। बहुत सारे अमोनिया के अंदर थोड़ा सा सोडियम डाल देते हैं, तो उससे क्या है, एक बहुत स्ट्रांग बेस आया। उसने जाके इस बैरियर को भी कवर किया, ईल्ड वाले बैरियर को, कि आप चिंता ना करो अब आएगी ईल्ड। अब निकला HCl और मेरे पास B क्या आ गया, एल्काइन। ये सब आपको 12th में दोबारा ट्रेन किया जाएगा, डोंट वरी। इवन E2 सुना हुआ होगा तो 12th में दोबारा आप ये चीजें करेंगे ही करेंगे, मतलब वी विल रिपीट इट। अगर मैं अब दो दो एक क्यों लेकर आ रही हूं भाई, मेरे लिए फिर खर्चा, क्यों ना मैं एक ही साथ कर दूं जब ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। यस, आई कैन चूज दिस वे और आई कैन चूज दिस वे, कि मैं पहले ही उसको NaNH2 दे दूं, एक साथ वो दोनों निकाल लेगा, फिर एक साथ वो दोनों निकाल लेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट अपना चेंज कर लीजिए इसको, ठीक है। आप समझ गए मैंने क्या किया बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेकर मैंने वही प्रोडक्ट बना लिया विद इन 1 स्टेप। क्लियर एवरीवन, नोटेड? देन आगे चलते हैं। एल्काइन की एक प्रेपरेशन हो गई, सिमिलरली ऑन द बेस, एक ही लंबी प्रेपरेशन है, बाकी तो खैर एनीवे चेक ये हम कर चुके हैं। एल्कीन्स में नोट कर लो बस, डीहेलोजिनेशन, और डीहेलोजिनेशन के एजेंट मैंने तब और भी लिखवाए थे, वो सोडियम NaI वगैरह, एसीटोन NaI वगैरह, अभी मैं और नहीं लिखवा रही, अभी जिंक विद अल्कोहल, दिस इज एज इट इज डन इन एल्कीन्स। जरा एनसीईआरटी से बाहर निकलते हैं, और एनसीईआरटी के अलावा भी 2-3 छोटी छोटी प्रिपरेशन है, 1 स्टेप, जो 12th में कहीं पे भी टपक पड़ेंगी, मैं उस रिस्क को कवर कर रही हूं। तो अब उसमें आ जाते हैं, एक और मेथड है, देखिए आई होप ये आप पहचान पा रहे होंगे, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, 2 क्लोरोफॉर्म लिए, बिल्कुल वुड्स जैसा है ये। वुड्स में क्या था, दोनों साइड अल्काइल हैलाइड थे, बीच में सोडियम था। यहां क्या है, दोनों साइड क्लोरोफॉर्म है और बीच में क्या है, सिल्वर 6-6, जैसा जिंक वैसा ही सिल्वर, इसको बस अपना +1 करना होता है। 6 सिल्वर ने एक साथ 6 क्लोरीन लेके बाहर निकल गया, बेस्ट लिविंग ग्रुप्स में आ गया, और पीछे क्या बचा, CH। ये एक्सक्लूसिवली एसिटाइलिन बनाने का मेथड है। एसिटाइलिन इज कॉमन नेम ऑफ इथाइन, जो मैंने पहली स्लाइड पे लिखा था। तो ये एसिटाइलिन बनाने के लिए कैल्शियम फैमिली, मतलब ये जो हम S ब्लॉक करते हैं तो कैल्शियम में पढ़ा करते थे, आपको याद होगा मैंने आपको एल्केन की भी ऐसी 2 लिखवाई है, कार्बाइड वाली। सेम इज कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप स्टीम देते हो, उससे भी एसिटाइलिन बनता है एक्सक्लूसिवली। ये टोटल रट्टे वाली चीज है, जो सिल्वर वाला। और ये 5th इज कोलबेस, अपने आप करो, मैंने 2 बार कोलबेस करा दिया,
बस ये है एल्काइंस की प्रिपरेशन। अपने आप करिए, मैं वेट कर रही हूँ। वही कोल बेस में वही चीज होनी है, गुड लिविंग ग्रुप CO2 निकल जाएगा, एनोड कैथोड रिस्पेक्टिव उस पे वही काम होगा, और यहाँ एक रेडिकल बचेगा, और उसमें आ गया ट्रिपल बॉन्ड, दो बन गए मेरे पास CO2 एट देयर ओन इलेक्ट्रोड, अपनी अपनी इलेक्ट्रोड पे। तो चल सकते हैं आगे। तो यहां खत्म हुई प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन। आपको अभी पता चल गया होगा एल्कीन की प्रिपरेशन में मेरे को 1.5 लेक्चर लगा था, राइट, और एल्केन की प्रिपरेशन में पूरा 1 लेक्चर गया था। और ये देखिए अभी अभी में हम ओजोनोलिसिस कर रहे थे और कहां हम एल्काइन की प्रिपरेशन को ऑलमोस्ट क्लोज कर रहे हैं। अब आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, टोटली होमवर्क इसका, आपको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह होमवर्क। केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम डिट्टो कॉपी, पाई बॉन्ड वैसे ही टूटेगा, वही मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट वाली चीज आएगी, बट अभी हम डिस्कस करेंगे, ऐसे सेम करके छोड़ेंगे नहीं। एडिशन रिएक्शन, इसमें भी एडिशन होता है, लेकिन एल्कीन का सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन इन योर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज स्कूल पेपर्स, क्योंकि किसी को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूछना है ना, वो एल्कीन में पूछेगा, वहां डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एल्काइन में कुछ भी नहीं, कोई कार्बोकेटायन तक तो बन नहीं रहा, मैं शिफ्ट तो करा नहीं रही, तो फिर मैं क्या ही पूछूंगी। तो एल्काइन से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में देखिए, एल्कीन्स आर स्टिल मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस। पहले तो इसका वाई चाहिए, मैं तो सोच रही थी एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, क्यों भाई, इसमें दो दो पाई बॉन्ड है, बट नहीं, ये तो आपने वीक बता दिया, तो इसका तो रीजन डिस्कस करना पड़ेगा। सो रीजन नंबर 1 फॉर स्कूल, अगर आता है तो आपको रीजन ऐसे सजा के लिखने हैं, और अगर आपकी नोट्स कॉपी में एक बार ऐसे होंगे तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर नीट। ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री हमें पता है लीनियर होगी, क्यों लीनियर होगी जी, sp हाइब्रिडाइज है। लीनियर, ये मेरा पेन है, इसको मैं सिलेंड्रिकल बोल सकती हूं, तो इसकी ज्योमेट्री एक्चुअली लीनियर, 3D में क्या बनता है, सिलेंडर बनता है, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या हुई, सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री। सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री की वजह से, अगर आप यहां देख सकें या जो लोग ऑनलाइन है अपने पेन को देख लें, बस ये जो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है, इसकी वजह से सारा पाई क्लाउड इस ज्योमेट्री में कॉन्सेंट्रेट हो गया। सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री की वजह से, बड़ा सा सिलेंडर इमेजिन करिए, पाई क्लाउड इज हाईली लोकलाइज्ड बिटवीन 2 कार्बन। सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री एज वेल एज सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, दो शब्द आएंगे इसके अंदर, सिलेंड्रिकल या सिमेट्रिकल, उसकी वजह से इसने अपनी इतनी अच्छी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री को हर्ट करने में रेजिस्टेंस शो की कि आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ माय पाई बॉन्ड टू बी अटैक्ड बाय यू। दूसरा रीजन है, दोनों कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड, 50% s कैरेक्टर। 50% एस कैरेक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को दबा के अपने पास खींच के रखेंगे। एस कैरेक्टर का मतलब हो गया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कार्बन, आई एम नॉट ओके टू रिएक्ट, दैट्स व्हाई लेस रिएक्टिव। लेकिन आज के बाद से, रदर पिछली क्लास से हमें एक चीज ध्यान देनी चाहिए थी, डीपीपी में अभी वो क्वेश्चन पहुंचे या नहीं पहुंचे आपके डाउट सेशन में पता नहीं। जब भी अब हम किसी चीज की, लास्ट क्लास में जाते हुए 2-3 बच्चों ने मेरे से पूछा था, ये जब भी हम अब एल्कीन एल्काइन या किसी भी चीज की रिएक्टिविटी की बात करेंगे, हम पहले पूछेंगे टुवर्ड्स व्हाट, कौन सी रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। सो दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओजोनोलिसिस, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ये कमेंट सिर्फ उसके लिए है, राइट आप लोगों ने लास्ट टेस्ट में या लास्ट क्लास में कहीं कुछ मेरे से, जिन लोगों ने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा किस रेफरेंस में पूछा था, लेकिन एक क्वेश्चन गलत हो गया था, इनमें से कौन सा एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब तक आप क्या कर रहे थे, स्टेबिलिटी के बेसिस पे, नो, कौन सा एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, ना कि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, ना, वो सिर्फ जीओसी जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है एचओएच के लिए था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए। बाकी रिएक्टिविटी अब इसके क्वेश्चन और करेंगे, डोंट वरी, मतलब मैं इतना कह के छोड़ नहीं रही, मैं एल्काइंस खत्म कर लूं, मेरे पास एक दिन मैंने इसके लिए मार्जिन रखी हुई है 31 जनवरी, मैं उस दिन ले लूंगी ऐसे क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन डीपीपी में करते वक्त आपको लगेगा कि इस पे हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई या ये एक ही क्वेश्चन आया और वो भी मैम ने बता दिया,
तो 31 जनवरी को मैं उन्हीं तरह की चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। तो समझ आ गया क्यों एल्काइंस कम रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू एल्कीन, या एल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? अब अगली हेडिंग डालिए, रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। जो लोग नोट कर रहे हैं नोट करते रहें। अगली हेडिंग अब हमारी आ रही है लास्ट, दैट इज एल्काइंस के रिएक्शंस। रिएक्शन ऑफ एल्काइंस पे आते हैं। द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन फ्रॉम हेयर एंड वेरी इजी, एसिडिक नेचर। एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, क्यों भाई, कैसे? तो अब समझिए, आपने एसिडिक नेचर जब पहली बार मेरे साथ जीओसी में पढ़ा है तो मैं आपको याद दिला दूं क्या पढ़ा है। हर वो H जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ जुड़ा हुआ है वो सेंसिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज क्या करेगी, इसके पेयर को अपनी तरफ हर वक्त खींच के रखेगी, और इस पे पहले ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अगर इसको सामने कोई ऐसी चीज मिल गई जो प्रोटॉन मांग रही है, तो ऑक्सीजन इसको लात मार के बाहर करेगा कि निकल यहां से, और हाइड्रोजन इज हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव, मींस इट इज एसिडिक। सेम गोज हेयर। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से क्या है, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, 50% s कैरेक्टर। 50% s कैरेक्टर, ये मैंने स्कूल के हिसाब से एक लैंग्वेज लिख दी कि आप बच्चों को हमेशा याद रहे, या असर्शन रीजन के हिसाब से। एज लिखिए मेरे साथ साथ, एज कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, मेकिंग इट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, making it more electronegative, hence pulling shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ ये shared pair of electron खींच रहा है, which in turn makes hydrogen to leave as proton। तो एल्काइन एसिडिक है, एल्केन और एल्कीन का लिस्ट में नाम भी नहीं है एसिडिक के, बट ये बाकी सारे एसिड से वीकेस्ट एसिड में आता है, ये सबसे कमजोर एसिड्स की लिस्ट में आता है। आपको इक्विलिब्रियम की जब डीपीपी एसिड बेस वाली गई थी उसमें एक क्वेश्चन चला भी गया था जिसमें मैंने कहा था C ट्रिपल बॉन्ड CH को इग्नोर कर दो बच्चों, ऑर्गेनिक में आ जाएगा। सबसे पीछे ये एसिड है, और उस वक्त हम ये क्वेश्चन पूछ के रटा नहीं सकते आपको कि इसका कॉन्जुगेट, हालांकि मैंने ये दिया था और आप लोगों ने सही किया भी था उस वक्त, इसका कॉन्जुगेट बेस, तो आप लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से ये तो बता दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये एसिडिक क्यों है। आज मुझे पता चल गया कि ये एसिडिक क्यों है। तो एल्काइंस आर एसिडिक, यस। एल्कीन्स आर एसिडिक, नो। अब इसका सबूत मांगा गया, आपने कहानी सी सुना दी और हमने मान ली कोई प्रूफ है इस बात का, लिटमस टेस्ट दो, कोई तो प्रूफ दो। तो अब हम आते हैं इसके प्रूफ की तरफ, अगर आपने ये लाइनें लिख ली हो तो। अब प्रूफ एक बार देख लीजिए, बड़ा बड़ा आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने एक ले लिया आपके लिए एसिटाइलिन, इसको एक मेटल से रिएक्ट कराया, सिंपल सा एक रिएक्शन है, एवरी मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। मैंने रिएक्टिव मेटल लिया, उसने क्या किया, इसके H को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन गैस का शायद वो पॉपअप साउंड वाला टेस्ट आप लोगों ने 10th में सुना हो, वो सक्सेसफुल हो गया। मींस व्हाट, आपने जो एसिटाइलिन डाला था वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, मींस इट इज एसिडिक। ठीक है, थोड़ा मेरे को टेम्परेचर देना पड़ा, थोड़ा हाईली रिएक्टिव मेटल देना पड़ा, मतलब वीक एसिड है बट एसिड है। ठीक है, चलिए, तो मुझे अब फिर तो बात ही खुल गई जी, फिर तो हम बहुत सारे अल्काइन उठा के ले आए। इसके साथ टेस्ट नहीं आया, क्यों प्रभनूर, क्यों आर्जा? ब्यूट 2 आइन के साथ ये टेस्ट क्यों नहीं आया, क्यों पारस कोपल आकृति? हाँ, क्यों? हाइड्रोजन तो यहाँ 3 और 3 6 है, क्यों प्रभनूर? राइट, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे तो H नहीं है ना, तो नो रिएक्शन। लगाए रखो कितनी देर सोडियम और हीट, कोई पॉपअप साउंड नहीं आएगा, क्योंकि एल्केन थोड़ी एसिडिक H प्रोड्यूस करता है। मिथिलेश क्लियर है ये चीज, कि जब तक ट्रिपल बॉन्ड पर H नहीं होगा वो एसिडिक नहीं होगा। तो अब इसका मतलब सिर्फ टर्मिनल एल्काइन ही एसिडिक होते हैं, यस। इसका मतलब भाई टर्मिनल एल्काइन पे तो एक H की गुंजाइश होगी। एक रिएक्शन जो आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मैंने आपको बताया था मेरे पास जो 3 बच्चे एक बार ऑर्गेनिक को ज्वाइन किए थे, मैंने कहानी भी सुनाई थी आपको।
उनका एक आकाश का मॉड्यूल लेके आए थे, वन ऑफ बेस्ट नोन मॉड्यूल जो नीट वाले बच्चे फॉलो करते हैं, लेके आए थे, हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो उससे मैंने आपको उस दिन भी कहा था एवरी प्रोटोन डोनर, और मैं तब से अपने स्टूडेंट्स को CH ट्रिपल बॉन्ड CH वहीं से लिखवाना शुरू कर देती हूँ कि आदत पड़ जाए। ये प्रोटोन डोनर है। ग्रिग्नार्ड जब मैंने एसिटाइलिन को दिया तो एल्केन बन के आ गया। इट प्रूव्स दैट एसिटाइलिन का H जो है वो एसिडिक है, प्रोटोन डोनर ये है, लेकिन एल्कीन लिख दूंगी तो नहीं है। क्लियर सबको ये? तो ये प्रूफ ऐसे जो जो, और अब 12th में आप जाओगे और रिएक्शन मिल जाएंगे, तो वहां पे अब हम बिना आपको बताए एल्काइन वाला H दे देंगे। इस पे क्वेश्चन ऐसे ही मेरे को याद आ गया, प्लान नहीं था बट ले लेती हूँ। एक इंटीजर टाइप जेई का क्वेश्चन है ये। इसमें कई H लोकेट करके दिए 1 2 3, ऐसे एक दो क्वेश्चन मैंने आपको GOC में दिए भी हैं। इस H के ऊपर लिख दिया 1, इस H के ऊपर इस H के ऊपर लिख दिया 2, इस H के ऊपर लिख दिया 3, ऐसे एक आधा रिंग और बना देती हूं मैं। मोस्ट एसिडिक इंटीजर टाइप चूज, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा? ये थोड़ा दिखने में गंदा है, मैं दोबारा बना देती हूँ। 1 2 3 4 थर्ड 1, ओके, दो विचार आ गए। यस गुरतेज, इंदर, शौर्य, सृष्टि। 1 शौर्य का आया 1, और कोई? इंदर, सृष्टि, फलक का आया विद रीजन 1, नहीं 3, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस है। और कोई उसने रीजन दिया तो मैंने पकड़ लिया। प्रिया 1, क्यों? सबसे कमजोर एसिड है ऑर्गेनिक में, मैंने अभी बोला एसिटाइलिन वीकेस्ट एसिड है, एंड में रखते हैं हर जगह इसको। उस बात को कहना और अप्लाई करने में फर्क है, इसलिए अप्लाई करवाया क्योंकि ऐसे कहने से याद भी नहीं होती, इसलिए नो फॉल्ट ऑफ योर्स, ऐसे नहीं याद होती चीज। आपने कहा और हम याद कर लें, जब तक हम गिरे ना, हम अप्लाई ना करें 2 3 केसेस में, हम कैसे याद रख लें? मतलब कोई मशीन थोड़ी है। आप एक चीज सोचिए, मैंने आपको क्या बताया, जब H के साथ एसोसिएटेड चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींच मारेगी H को एज H+, निकलो बाहर। ये sp हाइब्रिडाइज था, लेकिन ये वाला O क्या था? sp3। फॉरगेट इट, sp3। अब काहे को हाइब्रिडाइजेशन देखूं? ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ दिख रहा है क्या मेरे को पूरे में? कोई लॉजिक ही नहीं कुछ और देखने का। तो भाई ये ज्यादा नेगेटिव है, तो मेरा आंसर 3 और 4 में से कुछ होना चाहिए। क्योंकि आप ध्यान दो, मैंने यहां पर किस कार्बन से अटैच किया? मैंने यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच किया, यहां sp3 से किया। तो यू कैन कंपेयर नाउ। sp3 वाला सबसे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि sp वाला। तो पहले तो देखो वीकेस्ट में अब क्या आ जाएगा? नंबर 2, क्योंकि वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर कौन सा आ जाएगा? नंबर 1, क्योंकि वो sp हाइब्रिडाइज के साथ है। तो कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? पहले तो मैं टेल तो फिक्स कर लूं, फिर मैं हेड पे भी आ जाती हूँ। हमेशा ट्रेंड में पहले एक्सट्रीम्स को करना चाहिए। अब आ जाती है बात, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, दोनों के H निकलेंगे, बट किसका इजीली? OH का। क्यों? क्योंकि निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो यहां पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है, यहां नहीं। एल्काइंस के एंड की तरफ बढ़ रही हूं मैं, एल्काइंस के रिएक्शन में, नॉन एनसीईआरटी रिएक्शन। 12th में ये ठीक ठाक महंगा पड़ जाएगा अगर मैंने अभी नहीं किया तो। क्लास 12th में बहुत आगे की ऑर्गेनिक में आप देखोगे टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन करके कुछ है। आपकी डीपीपी में भी आज आ गया था, जब मैंने कहा था अभी इसको भूल जाओ, आपका आंसर वैसे भी वो नहीं था। वही था, सॉरी, बाकी 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, तो मैंने कहा था इसकी जगह कोई फिजिक्स की भी टर्म होगी तो आपके लिए क्वेश्चन उतना ही जायज होगा। टोलेंस और फेलिंग्स बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बैंक है। अगर आज आप टाइप करें गूगल पे पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑन टोलेंस एंड फेलिंग्स, भर जाएगा आपका स्क्रीन, जो कि 12th में आता है। टोलेंस और फेलिंग्स वेरी चीपली इजीली अवेलेबल रिएजेंट इन योर स्कूल लैब्स ऑल्सो।
जो एल्डिहाइड कीटोन का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। और एल्डिहाइड कीटोन हमारी लाइफ में बहुत बुरी तरह घुसा हुआ है। जितने भी फ्लेवरिंग एजेंट्स आप देखते हो, चॉकलेट फ्लेवर का केक ले लिया, पाइनएप्पल फ्लेवर का ले लिया, फला ले लिया, उसमें ना तो चॉकलेट होती है ना पाइनएप्पल होता है, उसमें एक ड्रॉप होती है बस एक एल्डिहाइड या कीटोन की। तो क्योंकि ये इतना हमारी लाइफ में घुसे हुए हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये कंपाउंड्स ना हो, तो इसी वजह से इनके लिए टेस्ट आपको 12th 11th की लैब से ही देने शुरू हो जाते हैं। टोलेंस रिएजेंट क्या है बच्चों, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बट इसके लिए ज्यादा चक्कर में पढ़ना मत, 12th का पूरा एक लेक्चर है इस पे। टोलेंस रिएजेंट कुछ, ये इतना लंबा मैंने लिख दिया कि तुम में से कोई कहे ना डीपीपी में तो ये दे रखा है आपने ये कराया। टोलेंस रिएजेंट में एक ही चीज मेरे काम की है, Ag+ आयन। मैं खाली Ag+ भी लिख सकती हूं अपने क्वेश्चन में, क्योंकि टोलेंस से मेरे को एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, बस ये दोनों है, मतलब ये टोलेंस रिएजेंट है। टोलेंस रिएजेंट, अभी थोड़ी देर पहले आपने सिल्वर का एक रिएक्शन देखा था, बस कुछ कुछ उसी के आसपास पहुंचू मैं। तो टोलेंस रिएजेंट क्या करता है, सिल्वर दोनों H को, H तो एसिडिक है, फटाक से मेटल को देख के निकल जाएगा, निकला, चाहे मेटल को देख के ना निकले, ये एक पड़ा है ना यहाँ पे बेस OH नेगेटिव, वो OH नेगेटिव इंश्योर कर लेगा भाई सिल्वर इतना रिएक्टिव नहीं है जितना सोडियम था। तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, दोनों H निकालेगा, और उन दोनों की जगह फिर कौन दौड़ के चला जाएगा, सिल्वर, और इससे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये तो लैब टेस्ट हो गया एल्काइन का, यस लैब टेस्ट हो गया किसका, एल्काइन का, क्योंकि एल्कीन एल्काइन का लैब टेस्ट अभी तक मैं एक ही लेके घूम रही हूं, और वो कौन सा, ब्रोमीन वाटर वाला लैब टेस्ट जो मेरी आंखों को दिखे। लैब टेस्ट एक ही लेके घूम रही हूँ, पॉपअप वाला भी है, लेकिन इजी मेरे लिए वो है जो तुरंत कलर चेंज दिखा दे। तो अब कोई मेरे को कहे एल्कीन और एल्काइन में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे लैब में जाके, तो एल्कीन एल्काइन में मैं टोलेंस एजेंट डालूंगी। जिस टेस्ट ट्यूब में एल्कीन होगा कुछ नहीं होगा टोलेंस डालने से, टोलेंस रिएजेंट दिखने में काले रंग का होता है, तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी टेस्ट ट्यूब। और अगर आप एल्काइन वाली टेस्ट ट्यूब में टोलेंस डालेंगे, आपको उस काले रंग की सॉल्यूशन में नीचे व्हाइट पीपीटी बड़ा चमकता आराम से दिखाई देगा, तो पता लग जाएगा किसके अंदर एल्काइन था किसके अंदर एल्कीन था। सिमिलरली फैलिंग सॉल्यूशन, अगेन क्लास 12th का बड़ा पॉपुलर टेस्ट है। फैलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, सब कुछ सेम डिट्टो, सिल्वर की जगह क्या होता है, कॉपर, और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आता है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में ब्रिक रेड टेस्ट प्रेसिपिटेट आया फैलिंग्स डालने पे, वहां ट्रिपल बॉन्ड था, जिसमें नहीं आया वहां ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। मैं अभी तक कौन सी रिएक्शन ले रही थी, एसिडिक नेचर वाले। अब आ जाते हैं टिपिकल कॉमन रिएक्शन पे, दैट इज एडिशन रिएक्शंस। अभी तो एसिडिक नेचर जिसपे सबसे पॉपुलर क्वेश्चंस आए हुए एल्काइंस के मोस्ट कवर्ड पार्ट को ले रही थी। अब मूविंग टुवर्ड्स एंड, एडिशन रिएक्शन डन, हाइड्रोजिनेशन हम कई बार कर चुके, ठीक है, आपको पता है एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करोगे तो एल्कीन बनेगा, सिस बनाने के लिए क्या करना है, ट्रांस बनाने के लिए क्या करना है, उसका फर्दर करोगे तो एल्केन बनेगा, नो मोर डिस्कशन। हेलोजिनेशन डिट्टो सेम, वही Br2 विद CCl4 दिया, पहले 2 Br लगे, अगली स्टेज में बाकी के 2 Br और लग गए, और ये एक तरह से टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये तो हो गए दोनों रिपीट, इसीलिए मैं इसके ऊपर इससे ज्यादा कुछ भी लाना नहीं चाहूंगी। अगर कहीं लिखा हो एक इक्विवेलेंट, एक ही Br2 दे रहे हो तो ट्रांस एल्कीन पे रुक जाएगा, और अगर नहीं लिखा एक इक्विवेलेंट मतलब एक्सेस दे रहे हो, जितना Br2 चाहिए लगाए जाओ उतने पाई बॉन्ड टूटते जाएंगे। खुद से करो, आई एम वेटिंग, ये भी रिपीट है क्योंकि प्रोडक्ट एक बार खुद से बनाओ, काट पीट होगी देखी जाएगी, मैं फिर बनाती हूँ, पहले तुम लोग अपना एफर्ट मार लो। H और Br ठीक है, लग जाएगा मार्कोनिकोवली, देखो CH3C डबल बॉन्ड CH, रिच बिकम्स रिचर H और Cl। और अगर एक और है तो इसकी ज्यादा प्रैक्टिस है, एक और है तो बताओ, फिर से वही क्लास 12th में अगर तुमसे पूछे विसिनल डाइहैलाइड और जेमाइनल डाइहैलाइड बनाने में क्या फर्क है, कैसे बनाओगे, समथिंग लाइक दैट, तो जेमाइनल डाइहैलाइड तो कॉन्फिडेंटली बता सकोगे तुम अगर एक और HCl दिया। सेम करिए जो नीचे लिखा है, एंटी मार्कोनिकोव, कोई नहीं सोचना इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, तो रिच बिकम्स रिचर का उल्टा, ठीक है, तो मैं दोनों एक साथ कर दूं, 2 HBr, परफेक्ट। तो इसमें रिच बिकम्स रिचर का उल्टा होगा, तो दोनों Br, अभी क्यों, ठीक है, दोनों Br लगे यहां
और यहां पर दोनों H चेक, दोनों से जेमाइनल बना है। चाहे मैं परऑक्साइड दूं चाहे मैं परऑक्साइड ना दूं, इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऐसे ही एडिशन ऑफ वाटर, सेम। तो सेम के लिए मैं अगली स्लाइड यूज करूंगी, पहले इतना कर लीजिए एडिशन ऑफ वाटर। इसके ऊपर मैं थोड़े से एग्जांपल लाऊंगी, 2-3, इसमें आगे कुछ डिफरेंट हो जाता है। रिएक्शन सेम है, ऐसी बात नहीं है। इतना हो जाए तो मुझे बताइए। मैं वाटर को भी ऐड करोगे तो क्या होगा, वही मार्कोनिकोवली, एक पे H जाएगा एक पे OH जाएगा, जैसा हमने एल्कीन में किया। लेकिन ये इतना प्लेन नहीं है, तो इसको हम करते हैं, इसका जितना मैक्सिमम डिटेल 12th में है मैं उसकी झलक सारी लाऊंगी, बाकी मेरी डीपीपी एंड टुडेज टेस्ट विल टेक केयर ऑफ। इसका काफी डिटेल 12th में आएगा, बड़े बड़े रिंग्ड स्ट्रक्चर्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा, लेकिन 11th के लिए बेसिक रखते हैं इसको। ये आएगा एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेपरेशन वाले टॉपिक में। एनीवेज, ये एल्काइन दिख रहा है आपको, सिंपल, इसमें एक ही काम करना है। अगर एक ही वाटर जोड़ना है मैंने यहां पर, तो किसी एक पे भी OH जोड़ दो, किसी एक पे भी H जोड़ दो, इसमें तो फाइट ही नहीं थी। फाइट कहां से शुरू हुई, फाइट शुरू हुई अनसिमेट्रिकल एल्काइन से। सो आई होप सभी लोग यहां देख रहे हो सामने स्क्रीन पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। H2O, आप क्या करोगे, आप ये बनाओगे, एक पर H, किस पर H, इट इज वेरी क्लियर नाउ, रिच बिकम्स रिचर। यहां आपको मैकेनिस्टिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जा ही नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया इंटरमीडिएट में। सो यहां पर H और OH, आपको याद होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पे खुशी और कनिका आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो आपके लिए ये हिस्सा जितना समझ सको समझ लो, लोड मत लेना। बाकी सब लोग आइसोमेरिज्म में कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कर चुके हैं। तो वहां पर मैंने बताया था, जब भी एक कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH एक साथ आ जाए तो वो एक नया ही फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसको कहते हैं इन और ओल मिला के इनोल। इट इज सेपरेट फंक्शनल ग्रुप। और मैंने ये भी कहा था इनके रिएक्शंस टोटली अलग होते हैं। 12th में जाके थोड़ी बहुत बात होगी, थोड़ी 11th में भी आएगी जब करेंगे, वो है ये 11th वाला हिस्सा। तो जैसे ही मेरे पास इनोल बन गया, इनोल फॉर्म में आपको पूरा एक लेक्चर कीटो इनोल पे लगाया था मैंने, और ये बताया था इनोल इज वेरी वेरी लेस स्टेबल फॉर्म, नॉट वेरी हैप्पी। इमीडिएटली ये क्या करता है, टॉटोमेराइज होता है। दैट वाज माय टॉटोमेराइजेशन। और टॉटोमेराइजेशन वाज अ इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट ओनली आइसोमेरिज्म। बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये आइसोमेरिज्म नहीं था, ये इक्विलिब्रियम था। ये फॉर्म अगर बनी तो इट इज मोर टुवर्ड राइट हैंड साइड, वेरी लेस टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। मुश्किल से 1% इनोल बचता है। 99% इनोल क्या करता है, कौन सा माइग्रेशन दिखाता है, आर्जा, भव्या, कोई अंजलि मेरे को याद दिलाओ। क्या एक और शब्द यूज करते थे कि क्या करता है, कौन कहां से उठ के कहां जाता है, 1-3 माइग्रेशन। याद करो तो 1-5 का भी केस कराया था, 1-7 का भी केस, बस मेरे को इतना ही चाहिए होगा 12th में भी। सो इट इज 1-3 माइग्रेशन, किसका, हाइड्रोजन का। तो अब अगर माइग्रेशन जो लोगों को भूल गया है वो समझने सुनने के लिए चाहे तो चेक, ये माइग्रेशन किसका होता है वो देखिएगा। ये वाला हाइड्रोजन जो एटम नंबर 1, कार्बन नंबर 1 नहीं बोल रही मैं, एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3। नंबर 1 ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड लेके उठ के कहां गया, एटम नंबर 3 पे, इसीलिए इसको 1-3 माइग्रेशन कहते हैं। 1 से हाइड्रोजन जब उठ के 3 पे गया और यहां पर CH3 बन जाएगा, तो ये कार्बन 5 वैलेंसी तो नहीं रख सकता, तो उसके चक्कर में एक पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे को क्या मिल गया, कीटोन। इस कीटोन की वजह से इसका पॉपुलर नाम पड़ गया था कीटो इनोल टॉटोमेराइजेशन। अब किसी रिएक्शन में, किसी का इकलौता एक रिएक्शन है पूरे 2 साल में जहां कीटो इनोल इन्वॉल्व होता है, इकलौता कीटो इनोल के लिए, यही 12th में है। 12th की एनसीईआरटी भी लिए बैठी हूं मैं यहां पे, उसमें एक ही लाइन लिखी हुई है अनफॉर्चुनेटली कि रेफर टू क्लास 11 हाइड्रोकार्बन, एक ही लाइन लिखी है। और जेई नीट में देखो तो दबा के क्वेश्चन है, तो हम खैर 12th में उस एरिया को जरूर बार बार लेते हैं जिसका कवरेज बहुत ज्यादा है। तो सर्टेनली इसकी कवरेज ज्यादा है, मतलब लिमिट देखो क्या है। पेज नंबर 362, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है। ये देखिए ऊपर की 3 लाइन है,
हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ये ऊपर की 3 लाइन है और उसमें एक ही बात लिखी है, रेफर टू हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्लास 11th फलाना यूनिट। और उस पे अगर आप पास्ट ईयर्स उठा के देखो तो है, बहुत क्वेश्चन है, ये 12th में ही बहुत क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन मैं सारा एक्सपोजर अभी एक बार दे रही हूं। तो पहले तो ये समझ लीजिए उन लोगों के लिए जिनको कीटो इनोल भूल गया था, आंख बंद करके ये करना ही करना है। करो, फायदा क्या है, बिल्कुल करो, क्यों नहीं करोगे, क्या बनेगा, मतलब फायदा क्या, आई एम सॉरी, मतलब एल्डिहाइड बन गया, यस, सारे में यही करेंगे। ऊपर में तो पहले मैंने मार्कोनिकोव सेट किया, बिल्कुल अब हर एक में आंख बंद करके जहां इनोल बना है, आप जानते हैं इनोल फॉर्म मुश्किल से 1 या 2% रहती है, सारा इनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में। तो पहले मेरे को कीटो इनोल लाना था। मेरी क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने ये किया नहीं, तो उनके लिए मैं थोड़ा स्लो स्लो ला रही हूँ। इसको एल्डो नहीं कहते, ठीक है, एल्डो इनोल नहीं कहते, पॉपुलर और कैची नेम को पकड़ लिया गया कीटो, विच इन्वॉल्व्स एल्डो इनोल ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह के माइग्रेशन को कीटो इनोल ही कहते हैं। अब बात यहां खत्म नहीं हो रही जी, बात अब शुरू हो रही है। अब तुम एक एक का मेरे को प्रोडक्ट दो, जब तक तुमसे गलती होती रहेगी मेरे एग्जाम्पल्स चलते रहेंगे। दीजिए थर्ड का प्रोडक्ट, मैंने शुरुआत कर दी। मैंने ना डीपीपी का एक आधा क्वेश्चन छुड़वाया हुआ था, इसका भी जो गलती से आपकी डीपीपी में चला गया, आना आगे चाहिए था। लेट मी चेक दैट वन की जरूरत है क्या उसको अब लेने की। यस, 24th लेना चाहिए। तब तक ये इनोल बनाना तो समझ आ गया, आकृति हो जाएगा दीपाली। इसके बाद इसका माइग्रेशन करो यार, टॉटोमेराइजेशन करो। हमेशा एरो ऐसे बनाना बहुत अच्छी आदत होगी, टू बी इन डिसिप्लिन। एरो सही बनाने से आपको याद रहती है चीज। और यहाँ सिर्फ इतना लिख दो, क्योंकि ये बोर्ड में भी आना है, 12th का पार्ट है, तो बोर्ड के लिए भी हम बच्चों को कहते हैं टॉटोमेराइज होना लिखो, सामने वाले को बताओ तुमने पूछा नहीं लेकिन हमें ये भी आता है सब्जेक्टिव बोर्ड पेपर में, टॉटोमेरिज्म। तो मैं डायरेक्ट बनाऊं या करूं, चलो कर देते हैं। ये वाला H किधर जाएगा, इस कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड किधर आएगा, इधर। ठीक है, सो क्या बन जाएगा बच्चों, साइक्लोहेक्सेनोन शायद, एवरीवन, दिस इज माय प्रोडक्ट। ठीक है, तब हमने बहुत खतरनाक खतरनाक करे सारे कीटो इनोल, वो सारे अब आ गए तुम्हारे सामने, कोई भी करवा सकते हैं। मुझे क्या करना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एल्काइन ही तो खड़ा करना है, वो सबके सब आपके सामने आ गए। चलिए, लेट्स ब्रिंग सम कंफ्यूजन नाउ। दिस आपके प्रोडक्ट बनने का मैं वेट करूंगी, क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूं सबका वो नहीं बनेगा जो पॉसिबिलिटी आप सोच रहे हो, मतलब देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस। आई एम वेटिंग, क्या बनाओगे। हाँ जी, क्या चीज है, एल्कीन गिवन होगा, मतलब देखो अगर एल्कीन नहीं गिवन होगा तो प्रोडक्ट गिवन होगा, आपको एल्काइन आइडेंटिफाई करना होगा, वो तो अलग बात है। अभी तो मान्या इस साल तो इसके स्ट्रेट क्वेश्चंस की कोशिश करनी, ये डिफिकल्ट पार्ट है। रिवर्स की बाद में देखते हैं, ठीक है, बाद में क्या मतलब, वो बहुत आसान होगा रिवर्स करना, इसका स्ट्रेट मुश्किल होता है। इसके ऊपर डेडिकेटेड डीपीपी 12th में मिलेगी कवरेज की वजह से, लेकिन क्लास के नोट्स में मैं अभी क्वेश्चंस करा रही हूँ। डीपीपी में 4-5 तो खैर मिलेंगे, मैंने देखी नहीं, काफी बड़ी है वैसे आज की डीपीपी। प्रभनूर एक बार दिखा दोगे मेरे को, आज मैं तुम्हें एक अपने काम पे लगा रही हूँ, सॉरी। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बनी है, तो शायद इसमें मैंने फिर वो 12th के वो सारे हिस्से डाल दिए हैं, आई डाउट। हाँ, है जी, काफी है इस पे क्वेश्चन। जी जी जी, मिल जाएंगे। चलो एनीवेज, इसका बताओ। समस्या ये आती है किधर एच लगाऊं किधर ओ एच लगाऊं। जी, नहीं 1,5 तब हो जब 1,3 से कुछ, मतलब 1,5 से कुछ साइक्लाइजेशन या कुछ ऐसा मिल रहा हो। रिमेंबर 1,7 भी मैंने तब कराई थी, या 1,3 पॉसिबल ना हो, मतलब कुछ कुछ ऐसा मिल रहा हो, बीच में ब्रिज बन रहा था। तो 1,3 हो रहा है, और 1,3 के बाद तुमको लगता है कुछ साइक्लाइजेशन या कुछ ऐसी चीज आ रही है, तब तो करो, लेकिन जबरदस्ती नहीं, ठीक है। मेरा तो पहला सवाल यही अटक गया कि मैं इधर, शौर्य अभी देखती हूँ तुमने जो लिखा है,
इधर लगाऊं कि किधर, क्या करूं, रिवर्स भी तो लगा सकते थे। आई एम वेटिंग कि दो ऑप्शन बनते हैं और जायज बनते हैं, क्योंकि मेरे को तो दोनों से ही सेम लग रहे हैं। मतलब मैंने यहां पे लिख दिया, बट इट डजंट मीन कि दूसरा ऑप्शन नहीं बनेगा। अभी अभी देखती हूँ तुम लोगों की गट फीलिंग, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी है। तो अगर मैं आपसे दोनों शेयर करूंगी, देखना एक आधा कार्बन मैंने कम ज्यादा ना कर देना हो। और इससे बनाऊं तो पियोन, है ना, चेक कर लेना। पेंट 2 ओन और पेंट 3 ओन कौन सा मेजर। आप देखेंगे जब 12th में कीटोन पे चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो बड़ी हैंडी सी हो जाएगी बात। मिथाइल कीटोन्स यूजुअली ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कहूंगी तो आप यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट कि भाई ऐसे कैसे कह रहे हो आप, मिथाइल कीटोन ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो फायदा रहेगा जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप इस बात को बड़ा इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे कि मिथाइल कीटोन्स हमेशा मेजर होते हैं। पहले लिख लीजिए इसके प्रोडक्ट बनेंगे दोनों, दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। फिर बात, अब इसकी इनोल फॉर्म देखो बच्चों। इसकी इनोल फॉर्म में यहां पर ये OH चेक। इनोल फॉर्म हाईली अनस्टेबल होती है, एक्सेप्टेड फैक्ट, तभी उसको कीटो में जाना पड़ा। इनोल फॉर्म हाईली अनस्टेबल होती है, दो अनस्टेबल फॉर्म्स के बीच मेरे को चूज करना है कौन सा मेजर होगा। इनोल फॉर्म के अगर मैं नेचर को देखूं तो जैसे अभी कहा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन तो देखो नहीं बन रहा, लेकिन मुझे इतना पता है ये OH है, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव तो लाएगा ही लाएगा। नो कार्बोकेटाइन प्लीज, ठीक है। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ये कार्बन क्यों पसंद नहीं करेगा, ये अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इट इज नॉट हैप्पी विद द पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ अब इमेजिन करिए ये पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं OH हटा भी लेती तो पॉजिटिव चार्ज, ये जो CH3 है इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करने को। इसके पास 3 यानी कि मिथाइल का, आप मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं, उससे फंसने के चांस है, मत कहिएगा। इसका मिथाइल ग्रुप जो है वो थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। हाइपर कॉन्जुगेशन याद होगा, डबल बॉन्ड का पड़ोसी CH3 तो दिखाता है, ठीक है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा के क्या कर सकता है, इस इनोल फॉर्म को थोड़ा स्टेबलाइज कर सकता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जिसके साथ OH जुड़ा है। यहां पर किस कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इस पे। इसके पड़ोस में है CH3 नहीं, लेकिन 2 H तो हैं, ठीक है। दो हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म बनेंगी इसको स्टेबलाइज करने के लिए। इसको स्टेबलाइज करने के लिए कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म मिलेंगी, 3। ये वाला इनोल के लिए मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, ये बहुत अच्छे से नोट करिएगा। फिर अब आगे आपसे प्रोडक्ट्स बनवाती हूँ। वाटर का एडिशन जब आप एल्काइन पे करते हैं तो दो कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है साथ में, HgSO4 प्लस H2SO4। इनके बिना ये रिएक्शन हो नहीं पाता। इकलौता ये, जैसे आपको एल्कोहलिक KOH पूरे 2 साल एक ही काम करता दिखेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ऐसे ही HgSO4 H2SO4 पूरे 2 साल एक ही काम करता मिलेगा, दैट इज एल्काइन के बॉन्ड को ढूंढ के बहुत बड़े स्ट्रक्चर में वहां पर जाके H और OH जोड़ेगा बस। तो ये फिक्स है, इनके रोल यूजुअली एक एक ही रोल है और ये फिक्स्ड है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का काम है डिहाइड्रेट करना, एल्कोहलिक OH का काम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना, ऐसे इसका काम ये है। तो जितने भी आपने रिएक्शंस लिखे उन सब में यहां पर ये चीज ऐड ऑन कर लीजिए। HgSO4 की जगह अक्सर Hg2+ और H+ लिखा मिल सकता है, या पूरा पूरा HgSO4 विद सल्फ्यूरिक एसिड लिखा मिल सकता है। तो वो कैटलिस्ट आई मिस्ड राइटिंग है, जबकि बड़ा ऑब्वियस है। लिखिए और हर रिएक्शन में लिख लीजिए, आपके हाथ से 4-5 बार लगातार लिखा जाएगा ना, तो आपको बड़ा फायदा हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। So all of these reactions are happening in place of with the help of HgSO4 and H2SO4.
ठीक है, और उस पे आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, सेम एज एल्केन, इतना तो सबको ही पता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करो, फुल ऑक्सीजन की सप्लाई में ऑक्सीडेशन होगा और CO2 और H2O। क्योंकि इसमें अनसेचुरेशन काफी ज्यादा है तो मेरे को ब्लू फ्लेम ना मिलके येलो सूटी फ्लेम मिलेगी। ब्लू फ्लेम इज ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अच्छा स्टोव वो है जिससे ब्लू कलर की फ्लेम्स निकले। अगर स्टोव से येलो या ऑरेंज फ्लेम्स निकल रही है मतलब उसमें लीकेज, सॉरी उसमें ब्लॉकेज है। सो येलो सूटी फ्लेम का मतलब जिस टेस्ट ट्यूब से येलो सूटी फ्लेम निकल रही है उसके अंदर पक्का बहुत ज्यादा अनसेचुरेशन है और जनरली वो ट्रिपल बॉन्ड में होती है। अगर आप बहुत हाई प्रेशर ऑक्सीजन का डाल दो तब जाके, वही बात है, ब्लॉकेज हटा दो, तब जाके ब्लू फ्लेम आती है। और उस ब्लू फ्लेम को अगर आप हाई टेम्परेचर पे मेंटेन कर लो, ब्लू फ्लेम का मतलब ही टेम्परेचर बहुत हाई है वैसे तो उसको कटिंग और वेल्डिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बहुत टफ लैंग्वेज में दे रखी है, एप्लीकेशन खुद पढ़ेंगे आप कि कहाँ ये रियल लाइफ में यूज हो रहा है। एसिटाइलिन यूज किया जाता है एक फ्यूल के तौर पे फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग थिंग्स। रेलवे ट्रैक्स जो टूट जाते हैं उनको कैसे, ये वेल्डिंग क्या होता है, कभी सोचा है? बड़ा सुनते हैं वेल्डिंग वेल्डिंग, व्हाट डू वी मीन बाय वेल्डिंग? एक आयरन का टुकड़ा, एक आयरन का कोई चीज है वो टूट गई, गैप आ गया बीच में। टूटने का मतलब मोल्ड होना नहीं है बच्चों, फैल नहीं गई, ब्रेक आ गया। ब्रेक आ गया तो बीच में गैप आ गया, उसके अंदर मुझे और आयरन भरना पड़ता है ताकि वो ब्रेक फिल हो जाए। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेल्डिंग। तो उसमें क्या करते हैं, वहां पर एसिटाइलिन टॉर्च आता है, एक टॉर्च मतलब एसिटाइलिन टॉर्च, आई होप आप समझ रहे हैं, उसके अंदर एसिटाइलिन है, उसको उसी वक्त बर्न किया जाता है और उससे एकदम ब्लू फ्लेम आती है जिसका टेम्परेचर 3000 केल्विन है। और वहां पर आयरन की छोटी सी एक रॉड रख देते हैं, आयरन 1200 केल्विन पे मेल्ट होता है और उसका एसिटाइलिन फ्लेम का टेम्परेचर लगभग 3000 केल्विन। आयरन बड़े आराम से लिक्विड बन के उस गैप में फ्लो करके भर जाएगा और उसको फिर थोड़ा प्लेन कर दिया जाता है साथ के साथ ताकि वेल्डिंग हो जाए। वेल्डिंग इज दो टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना, बीच में आयरन भर देना। तो कटिंग एंड वेल्डिंग टूल्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एसिटाइलिन टॉर्च क्यों यूज करते हैं? अच्छा फ्यूल है, एनर्जी भी बहुत रिलीज करता है। ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तभी इतना है, ब्लू फ्लेम दे पाता है अगर आप इसको फुल ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी दे पाए तो। साथ में सिलेंडर रखते हैं, अगर आप देखो भाई एयर की ऑक्सीजन से बर्न कर लो उसको, उससे येलो फ्लेम आएगी। मेरे को सिलेंडर में भरी हुई ऑक्सीजन की फुल प्रेशर से सप्लाई देनी पड़ती है तब जाके एसिटाइलिन ब्लू फ्लेम से चलता है। ठीक है, चल सकते हैं आगे। इसके ऊपर जो भी एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा बच्चों, ऐसी बड़ी सारी चीजें दे रखी है। अब मैं आ जाती हूँ नॉन एनसीईआरटी पार्ट पे, इसका वही ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन सॉरी। और आपने देखा था कोल्ड और डाइल्यूट विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में फर्क, सेम यहाँ पे वही चीज अब लेके आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं तो मैं सेम लिख देती। अगर आपके पास कोई एल्काइन है और आप उसको कोल्ड या डाइल्यूट KMnO4 देते हैं, एल्कीन के केस में OH लगता था, एल्काइन के केस में OH नहीं लगता। कोल्ड KMnO4 भी इसके प्रेशर में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है बजाय OH रिलीज करने के। वहां पर कोल्ड वाले को तो मैंने बेयर्स टेस्ट के तौर पे यूज कर लिया था, हाइड्रोक्साइलेशन। यहां क्या हुआ, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह खड़ा हो गया, ना कि हाइड्रोक्साइलेशन एजेंट की तरह। OH ना देके इसने नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया। तो जो अंदर वाला हिस्सा था वहां पर तो डबल बॉन्ड O आया। मैं भी रब कर रही हूं, आपकी मर्जी आप कैसे करो, मैं एक बार दिखा दूं व्हाट हैपेंड एक्चुअली। और यहां क्या आया होगा, CH और O, दोनों साइड OO जुड़ा, एल्डिहाइड। सिंस नेसेंट ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड टिक नहीं पाता, एल्डिहाइड इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने एक स्टेप और बढ़ाने के बजाय, क्योंकि हम लास्ट क्लास में डाउट सेशन में इस बात को खूब अच्छे से मैं देख रही थी, सब लोग ले रहे थे, तो आई टुक लिबर्टी कि ये डायरेक्टली हो जाना चाहिए बिन से, तो ये बन गया। बट कीटोन के साथ वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वही फॉर्मिक एसिड वाली सिचुएशन में आ गया, टर्मिनल जैसी। और इसको क्या मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था टर्मिनल वाले को तो तुम इसी में कर दो, कहा ही था। ये थोड़ा डिफरेंटली होता है बट आउटपुट डिट्टो सेम है, एल्कीन का हॉट KMnO4, एल्काइन का कोल्ड KMnO4।
वही हुआ एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हिस्सा टिक नहीं पाता, कीटोन के साथ COOH नॉट हैपनिंग, दो इतने बड़े ग्रुप नहीं लगे साथ। इसके बाद आ जाता है, ये तो थी टर्मिनल एल्काइन की बात। अगर मैं नॉन टर्मिनल एल्काइन की बात करूं, हैव अ लुक क्या हुआ है, आप लोग सजेस्ट करो क्या हुआ है। वही हुआ है जो हॉट KMnO4 के साथ एल्कीन में हो रहा था, दोनों कीटो कीटो बन गए क्योंकि दोनों ही कार्बन के पास H नहीं था। बस उस केस में क्या होता था, यहां एक एक CH3 और लगा होता था तो आप कीटो पे रुकते थे। यहां सिर्फ फर्क क्या हो गया, यहां फर्क ये हो गया कि मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, एच की तो गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो गई, एच तो कहीं होगा ही नहीं ट्रिपल बॉन्ड पे बीच वालों पे, तो हमेशा क्या बनेगा, डाई कीटो। कीटो जिद्दी होते हैं, एक बार बन गए ये नहीं ऑक्सीडाइज होते, ये रुके रहते हैं। यहां हो गया ऑक्सीडाइज, क्यों, ये तो टर्मिनल था, टर्मिनल वाले ने तो टूट के जाना ही जाना है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने को, ये एनसीईआरटी से बाहर का हिस्सा है। बट जेई नीट में बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है, हॉट कोल्ड KMnO4 का इफेक्ट एल्कीन एल्काइन दोनों पे देखना है। तो इतना नोट हो गया हो तो नीचे वाला भी देखिए, क्या ये बताने की जरूरत है, इसको मैंने पूरा ही कर दिया जो आपके सामने है। हॉट KMnO4 के साथ क्या भाई, कोल्ड के साथ ये हो रहा है तो हॉट के साथ क्या होगा, सेम एज वी डिड इन एल्कीन्स, सेम। तो एल्कीन के साथ सोचो क्या किया था, वही होगा इसके साथ, दो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, टर्मिनल है, इसके साथ तो दो कार्बन डाइऑक्साइड ही बन जाएंगे। चेक इसके साथ क्या हुआ, ये टूटेगा पूरी तरह, ये पूरी तरह टूटेगा हॉट KMnO4 से, और जितने टुकड़े बने उतने एसिड बना दो, इसको पूरी तरह तोड़ दो, जैसे ओजोनोलिसिस में पूरी तरह तोड़ा था। डिफरेंट था एल्कीन से, इसीलिए लाना पड़ा दोनों ही केस। तो कहने को सेम है लेकिन मतलब है नहीं वैसे एक्चुअली। लिखिए फिर इसको आराम से रटेंगे, यहां थोड़ी क्रैमिंग चाहिए। हॉट कोल्ड KMnO4 का एल्काइन के साथ बिहेवियर थोड़ा सा क्रैमिंग वाला कहिए या थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अच्छा है, इसीलिए इसकी कवरेज अच्छे होने के चांस है। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ढूंढना चाहेगा एल्काइन से, वो एसिडिक बिहेवियर नहीं देगा, वो या तो टॉटोमेराइजेशन वाले में से देगा या इसमें से देगा, इफ आई हैव अ चॉइस। ये मैंने लिया आपके लिए इथाइन, राइट। अगर मैं इथाइन को रेड हॉट, हॉट इज आजकल एक कॉम्प्लीमेंट, राइट, रेड हॉट कॉपर या रेड हॉट आयरन के साथ अगर मैं एल्काइन को ले लेती हूँ, कौन से एल्काइन को, एसिटाइलिन को, तो इसमें पाई बॉन्ड एक एक ओपन होता है और क्या बन जाता है, बेंजीन। बेंजीन की एक प्रिपरेशन में जो अगली क्लास में लूंगी, डन लिखूंगी उसके आगे क्योंकि वो हमने कर ली। चेक। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। तो इसको हाँ, इसका मतलब एनिसोल भी नहीं याद ना, इसका मतलब टोल्यूइन भी नहीं याद, जाइलिन में दो होते हैं, हाँ क्यों नहीं, ट्राइलिन, किसी को याद है, पता नहीं मैंने बताया भी है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। मेसिटाइलिन, ठीक है नहीं बताया होगा। अच्छा वो उस दिन जो चल रहा था, आई थिंक वो अगली क्लास में तुम्हारे पास भी आ जाएगा, एरोमेटाइजेशन वाला एक है। एनीवेज अभी पहले इसको करिए आप। अब तो इस पे मैं कुछ ही पूछ लूं, आप देखिए यहां मेरा पूछने का मकसद क्या था, ऊपर मैंने एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल दिए, आपने तीनों को पॉलीमराइज किया लेकिन बना बेंजीन। इसमें हर एक पे एक एक कार्बन एक्स्ट्रा था, आपने कोई 9 कार्बन की रिंग नहीं बनाई, पता है 6 कार्बन की रिंग, दैट टू विद 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल थिंग पॉसिबल। तो आपने सिर्फ एरोमेटिक रिंग बनाया, बेंजीन बनाया। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।